अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके के केमिकल गोदाम की चौथी मंजिल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में इस मंजिल पर फंस जाने वाले 9 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए और दीगर 3 शदीद तौर पर झुलस गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 4 फायर इंजन वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिशों का आगाज किया। इस इमारत की निचली मंजिल पर गैरेज होने के पेश नज़र कारों की मरम्मत के दौरान ये आग लग गई। उसी मकाम पर डीजल और केमिकल के ड्रम्स भी रखे हुए थे, जिसके नतीजे में ये आग तेजी के साथ फैलती चली गई। इस आग को देखकर मुतसिल अपार्टमेंट में रहने वाले काफ़ी खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों की मदद से सीढ़ियों के जरिए अपार्टमेंट में रहने वाले बाहर निकल आए। इस आग की वजह से अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में मौजूद बाइक्स और कारें जलकर खाकसर हो गई। आग लगने से अपार्टमेंट के बाहर रखी गाड़ियां भी जल गई। केमिकल का बड़ा जखीरा होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के साथ ही धुआं आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गया। मकामी आवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने GHMC और NDRF के अमले के साथ राहत कामों में मदद की। एडिशनल DG विक्रम सिंह मान ने तस्दीक की है कि महलूकीन की तादाद बढ़कर 9 हो गई। पुलिस ने बताया कि महलूकीन में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही उस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इस वाक़े में झुलस जाने वालों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक आग के नतीजे में इस अपार्टमेंट में रहने वाले कई अफराद ने सांस लेने में दुश्वारी महसूस की, जिसके बाद उनको 25 से 30 एम्बुलेंस गाड़ियों के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कहा कि उन अफराद की तादाद 21 है। बाज़ अफराद को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया, जहां 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फायर डिपार्टमेंट के DG ने कहा कि फाइबर मशीनों में केमिकल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 से ज़ायद ड्रम्स में यह ऑयल भरा हुआ था। DCP सेंट्रल जोन वेंकटेश पल्लू ने मकाम वाक़या का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि दम घुटने से ये मौत हुई है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने लंबी सीढ़ी की मदद से इमारत में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालने का काम किया। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर बास खानदान किराए से मुकीम है। दम घुटने से बास की मौत हुई। पुलिस ने कहा कि महलूकीन की शिनाख्त 58 साल मोहम्मद आजम, उनकी बीवी 50 साल रेहाना सुल्ताना, उनकी दुख्तर 26 साल फायजा समरीन, 35 साल तहूरा फरहीन, 6 साल तूबी, 13 साल तहूरा, 66 साल मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद आजम के फर्जंद 32 साल हसीबुर रहमान और मोहम्मद जाकिर हुसैन की अहलिया 55 साल निखत सुल्ताना के तौर पर की गई। बंद कर दो। कौन भाई काम करने दो। कौन भाई बोला नहीं बंद करो। उनका ही ले लो, बिलिंग का नहीं लेना, उनका ही ले लो, उनका ही ले लो। केमिकल का है। आज सुबह करीबन 8:30 बजे हमारे को लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग लगी है। अब आप जैसे देख सकते हो, ये बिल्डिंग पूरा जो है रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ ऊपर 3 स्टोरी 4 स्टोरी मकान है, सब में लोग रहते हैं यहाँ पे। और उसके बेसमेंट में यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ये ड्रम्स में आग लगी बोल के इमीडिएटली पुलिस वाले यहाँ पे रीच हुए और इमीडिएटली हमने फायर डिपार्टमेंट को, GHMC, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को, सबको सूचित किया। इमीडिएटली सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे। फायर इंजन भी इमीडिएटली आए, GHMC से भी लोग इमीडिएटली आए और आग को काबू पे पा लिया गया। तो अभी तक जो इंक्वायरी हुई है, उस जानकारी हमको मिली है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो एक बेसमेंट है जहाँ पे बड़े बड़े केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं। ड्रम अंदर भी पड़े हैं, वो रोड पे भी निकले हुए हैं। इन ड्रम में कुछ ना कुछ ऐसा हाईली इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ है जो कि आग पकड़ लेता है। तो क्या हुआ है, सुबह जब आग लगी है तो आप देख रहे हो बिल्डिंग में 2 हिस्से हैं, ठीक है।
उसमें ऊपर ओकनिशो में आया माली मेरे सो आग लगी तो उसमें धुआं निकला। जो मौतें हुई अभी तक, जिन कैजुअलिटी हुए 9 लोगों की कैजुअलिटी हुई अस्पताल में जो पहुंचने के बाद में, वो हुई है धुएं की वजह से, आग से जलने की वजह से नहीं हुए, क्योंकि ये धुआं निकला, धुआं ऊपर गया नेचुरली। तो ऊपर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने चाहने के बाद भी कोशिश करी, तो कुछ लोग नीचे आना चाहे जो स्टेयर केस पकड़ के, लेकिन नहीं आ पाए। उसकी वजह से वो जो है उनका दम घुट गया, सफोकेशन की वजह से उनकी मौतें हुई हैं। तो अभी आग पे पूरी तरह काबू पा लिया गया है। और ये क्यों हुआ, किस कारण से एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रखा गया, अभी पुलिस हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी एक्शन इसमें लेना है कठोर इसमें एक्शन लिया जाएगा। नहीं, 9 मौतें हुए हैं और दो तीन लोग इंजर हुए हैं। 2-3 लोग इंजर हुए हैं, ओस्मानिया हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। पूरे बिल्डिंग में आप देखो करीबन 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो एक में भी चाचे 8 फ्लोर के बिल्डिंग बनाए, नीचे ओनर्स उससे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसकी इजाजत नहीं देता। जो पड़ोसी है सभी वाले कंप्लेन देना डेफिनेट मैं कहता हूँ, अभी बता रहे हैं मेरे भाई साहब ने, पड़ोसी भी अगर कोई है, ये खुद देखिए 20 साल से यहाँ पे गोडाउन इस्तेमाल किया जाता है। उन तमाम से गुजारिश है कॉलोनी वालों से, बाजू वालों वालों से, जहाँ पर भी गोडाउन है वो इमीडिएट फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेन कीजिए। मैं एक बात का तयकीन देना हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारी पुलिस फ्रेंडली पुलिस है, आपकी मदद करेगी, आपकी जान की आप भी हिफाजत कीजिए। जान सबसे अहम चीज होती है, दौलत नहीं होती है, दौलत काम नहीं आती जान जाने के बाद। तो इसलिए हादसे पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत गम का इजहार किया है, हमें भी बहुत दुख होता है, हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों मासूम लोगों की जान चलेगी एक आदमी की गलती की वजह से। जो गोडाउन से शहर के बाहर रखना चाहिए, ओपन एरिया में रखना चाहिए, कभी कोई हादसा हुआ तो दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप किराए भी हासिल करेंगे और लोगों को जान जोखिम में डालने के लिए अपना काम भी करते रहेंगे, ये बड़ी शर्म की बात है। तो इससे पहले कोई कंप्लेंट दिए थे बोलते हैं यहाँ पर, जो कंप्लेंट भी एक्सेप्ट नहीं की गई है। ऐसा नहीं रहता है, देखिए आप अगर प्रूफ रहा तो लाइए, हम जरूर एक्शन लेंगे। अभी तो रियासती वजीर तारक रामाराव ने हैदराबाद के नामपल्ली बाजारघाट इलाके में पेश आए आतिशबाजी के मकाम का मुआयना किया। उन्होंने इस वाक़े की जामे तहकीकात की हिदायत दी। उनके हमरा रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। वज़रा ने हादसे में अमवात पर गहरे रंज का इजहार किया और मकामी अफराद से हादसे की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर केटीआर ने महलूक खानदानों के विसा के लिए फीकस 5 लाख रुपए एग्जग्रेशा का ऐलान किया और जख्मियों का बेहतर से बेहतर इलाज कराने की डॉक्टर्स को हिदायत दी। केटीआर ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज जारी है, जरूरत पड़ने पर उन्हें खानगी अस्पताल मुंतकिल करके इलाज करवाया जाएगा और इस हादसे में जिनका माली नुकसान हुआ है हुकूमत उनके साथ है। इस वाक़े की इत्तला पाकर मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी गोदामों के नतीजे में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। रियासती हुकूमत बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद ऐसे गोदामों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। సంబంధించినటువంటి ప్రమాదం కారణంగా మరి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్పి పోలీసు అధికారులు స్థానిక పెద్దలందరూ తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఇది దురదృష్టకరం. ఈ యొక్క సంఘటనలో మరి
మరి రెంటెడ్ బిల్డింగ్ లో నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేర్ హౌస్ కెమికల్స్ సంబంధించినటువంటి వేర్ హౌస్ ఇక్కడ ఉండడం అనేటువంటి रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बाजारघाट इलाके में आज पेश आए आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने महलूकीन के अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरीन के साथ रहते हुए उन्हें इमदाद फराहम की जाए। जख्मियों का बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की भी उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी। इसी दौरान गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को मशवरा दिया कि हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मुतासरीन का बेहतर से बेहतर इलाज करवाया जाए। उन्होंने इस वाक़े पर गहरे रंज का इजहार करते हुए हादसे की वजूहात और क्या कार्रवाई की गई इस पर अंदरून दो यौम रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के तकब्बुर की कोई हद नहीं है। इस तकब्बुर के जरिए वो क्या चाहते हैं किसी को इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी, भट्टी विक्रमार्का का और रेवंत रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर धरानी पोर्टल को खत्म कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार में आना दूर की बात है। अगर यह समझा जाए कि कांग्रेस इख्तिदार में आती है, ऐसे में कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर रियासत में क्या हालात पैदा होंगे अवाम खुद समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पावर में आते ही तरक्याती काम रुक जाएंगे, फंड जारी नहीं होंगे, दरमियानी अफराद की मुदाखलत शुरू हो जाएगी। ఒకరు ఉంటారు, బీజేపీ పార్టీ కూడా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు, ఒకరో ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్ కూడా ఉండవచ్చు. వీళ్ళ గురించి తప్పకుండా మీరు ఆలోచన చేయాలి. వీళ్ళ గుణము గణము, వీళ్ళ మంచి చెడ్డ, ఎటువంటి వ్యక్తులు ప్రజల గురించి ఎట్లా తాపత్రయపడతారు, ఈ విషయాలు మీరు పరిశీలన చేయవలసిందే. దీనికంటే ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఆ వ్యక్తులు నిలబడారో వీళ్ళ వెనకాల చాలా పెద్ద పార్టీలు ఉన్నాయి. ఆ పార్టీల చరిత్రలు కూడా మీరు చూడాలి. ఆ పార్టీల యొక్క వైఖరి ఏమిటి, ఆ పార్టీల యొక్క నడవడిక ఏమిటి, వాళ్ళకి అధికారం వస్తే వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏమిటి, రైతుల గురించి, పేదల గురించి, ప్రజల గురించి, కార్మిక వర్గం గురించి వాళ్ళు ఎట్లా ఆలోచిస్తారు అనేది మీరు విచక్షణతో ఆలోచించి ఓటు వేస్తేనే ఎన్నికలలో మీరు గెలవడం అనేది ప్రారంభమవుతుంది. ఎన్నికల్లో ఎప్పుడైతే ప్రజలు గెలుస్తారో అప్పుడు ప్రజలకు చాలా మేలు జరుగుతుంది, లాభం జరుగుతుందని నేను మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి మీ అందరితో నేను మరొకసారి ప్రార్థిస్తా ఉన్నా, మీరు మీ గ్రామాలకు बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने पसमानदा तबका से मुतालिक बीजेपी की दोहरी पॉलिसी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी इख्तिदार में आने पर पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले कायद को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ एक बीसी खातून तुला उमा को विमुलावाड़ा असेंबली हल्के से उम्मीदवार के तौर पर ऐलान के बाद उनकी जगह दूसरे कायद को उम्मीदवार बनाया गया। इससे बीजेपी की दोहरी पॉलिसी वाज़ेह होती है। तेलंगाना भवन में बीजेपी से मुस्तफ़ी होने वाली तुला उमा ने आज बीआरएस में शामिल हो गई। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी में तुला उमा को काफ़ी इज्जत दी गई और उन्हें करीमनगर जिला परिषद का चेयरपर्सन भी बनाया गया और पार्टी में भी रियासती सदर बनाया गया था। बाद बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन बीजेपी की धोखेबाज पॉलिसियों से वाकिफ होने के बाद वो दोबारा बीआरएस में शामिल हो गई, जिसका वो खैर मकदम करते हैं। సరిగ్గా 15 రోజుల్లో ఎలక్షన్ ఉంది. నవంబర్ 30 నాడు 5 దినాలకు ఒకసారి ఎలక్షన్ వస్తుంది. మరి ఆ ఎలక్షన్కి వచ్చిన నాడు आज केटीआर ने वेमुलावाड़ा में इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया। ఓటేసి గెలిపిస్తే మళ్ళా ఓటేసి గెలిపిస్తే ఏం చేస్తామో చెప్పాలి. మరి 9.5 ఏళ్ళు ఏం చేసినామో చెప్పే ముందు మళ్ళీ గెలిపిస్తే కేసీఆర్ గారు ఏం చేస్తానంటున్నారో మీకు ఒక్కసారి చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. డిసెంబర్ 3 నాడు కేసీఆర్ గారు ముచ్చటగా 3వసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మహేశ్వర్ రెడ్డి అన్న ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత 4 కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. అందులో మొట్టమొదటిది మీ అందరికీ నచ్చేది, కేసీఆర్ గారు ఖమ్మానికి పోతే అక్కడ ఒక దళిత బిడ్డ అడిగింది, అన్న భూమి నోళ్లకు రైతు బీమా ఇస్తున్నావు, మరి నాకు భూమి లేదు, నా సంగతి ఏందని అడిగింది. అడిగితే కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి
ఈసారి డిసెంబర్ 3 తర్వాత ఒక కొత్త పథకం తీసుకొస్తా ఉన్నాం. అందులో భూమి ఉన్నా లేకపోయినా తెల్ల కార్డు ఉంటే చాలు, తెల్ల రేషన్ కార్డు 93 లక్షల కుటుంబాలకు, ప్రతి కుటుంబానికి. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत अमन पसंद हुकूमत है जो खुशहाली और भाईचारे पर यकीन रखती है। उन्होंने बीआरएस की बूथ सतह की कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि यह हुकूमत हर गरीब को गरीब की तरह तस्वुर करने वाली और हर किसी को भाई बहन मानकर चलने वाली हुकूमत है। यह हुकूमत मजहब के नाम पर सियासत नहीं करती। इस हुकूमत का वापस आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में क़ब्ल अज़ीम दंगे फसाद हुआ करते थे, ताहम इस हुकूमत में उन फसादात का नामो निशान नहीं है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि आज वायएसआर तेलंगाना पार्टी बीआरएस पार्टी में जम हो गई है। पार्टी के अहम कायदीन बशमूल जी रामचंद्र राव और तमाम अजला के कोऑर्डिनेटर्स और कारकुनों की भारी तादाद बीआरएस में शामिल हो चुकी है। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि जिस वक्त तेलंगाना की राजगी के लिए केसीआर ने टीआरएस पार्टी की बुनियाद डाली थी, उस वक्त सीमा आंध्रा के कायदीन ने चंद्रशेखर राव का मजाक उड़ाया था और कहा था कि तेलंगाना के कायदीन को पार्टी चलाने की सलाहियत नहीं होती। लेकिन केसीआर ने टीआरएस को रियासत भर में वुसअत देते हुए तेलंगाना रियासत को हासिल किया। చరిత్రలో ఒక తెలంగాణ బిడ్డ ఒక పార్టీని పెట్టి ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో, ఈ దేశ రాజకీయాల్లో ఒక శక్తిగా ఎవరైనా ఎదిగింది అంటే అది ఒకే ఒకడు కేసీఆర్. ఆనాడు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టొచ్చు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ పార్టీ పెట్టి ఇలా ఒక రాష్ట్రాన్ని సాధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిందంటే ఆ ఘనత ఒక్క కేసీఆర్ మాత్రమే దక్కింది. అందులో మన తెలంగాణ బిడ్డ, ఒక తెలంగాణ బిడ్డ పార్టీని పెట్టి ఇలా ఆ పార్టీని నిలబెట్టడం అంటే చాలా గొప్పది. ఆ రోజుల్లో కొందరు మాట్లాడేవాళ్ళు పార్టీ పెట్టడం అంటే పాట డబ్బా పెట్టినంత సులువు కాదు అని కూడా మాట్లాడినారు కొంతమంది. అయితే దాన్ని वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मियारी ज़िंदगी में तरक्की और ख़ुद एतमादी में इजाफा किया। वज़ीर दाखिला कोडंगल हल्के असम्बली के कोसगी में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की एक इंतखाबी इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस पार्टी मुसलसिल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी क्योंकि हर इलाके में अवाम बीआरएस पार्टी को पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क भर के लिए रोल मॉडल है क्योंकि पिछले 9.5 सालों में बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को जो तरक्की दिलाई है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमारी स्टेट में मुसलमान भी तरक्की करे। मैं आप नौजवान से हमारे बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार कौन है? हमारी बर्बादी के जिम्मेदार यही कांग्रेस है। हमें तालीम नहीं दी, हमें रोजगार नहीं दी, हमें शोबे में हयात में बैकवर्ड बनाने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ऐसी पार्टी को फिर कभी मौका मिलना नहीं चाहिए। तमाम कोडंगल के मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, हमारी स्टेट में इतने अच्छी तरीके से हुकूमत चल रही है। हमारा चीफ मिनिस्टर सारे हिंदुस्तान में मैं कहना चाहता हूँ, मौलाना साहब से भी 2 लोग पैदा हुए हिंदुस्तान में, एक महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। एक बार गांधी जी से एक सहाफी ने सवाल किया, साहब आप हिंदुस्तान की आजादी करीब आ रही है, फ्यूचर हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं? क्योंकि हमारे महात्मा गांधी साहब पे बहुत अच्छा वो रखते थे। उन्होंने क्या जवाब दिया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु की हुकूमत जैसी थी वैसा हिंदुस्तान हुकूमत करना चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया जानती है उनका दौर हुकूमत में जो इंसाफ हुआ है जो गंगा जमुना जैसी। उसी तरह 1954 में हमारे और एक महान लीडर केसीआर साहब ने पैदा हुए, जिन्हें लोग दूसरा गांधी कहा करते हैं। उनका भी एक ही मकसद है, हमारी स्टेट में रहने वाले प्यार मोहब्बत रहे, गंगा जमुना तहजीब से रहे।
कोडंगल में तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के रोड शो में पार्टी के दो अहम कायदीन ने एक दूसरे के साथ मारपीट की और गाली गलौज का भी वाकया पेश आया। बताया गया कि रोड शो के दौरान मकामी कांग्रेस लीडर महिपाल रेड्डी के ग्रुप में शामिल कायदीन और कारकुनों ने एक और कायद गुरुनाथ रेड्डी को गाली गलौज दी, जिस पर गुरुनाथ रेड्डी ने भी गाली गलौज शुरू कर दी। नतीजे में दोनों कायदीन और उनके हामियों में मारपीट हुई। ये सारा तमाशा रेवंत रेड्डी की आंखों के सामने पेश आया, लेकिन वो दोनों को भी खामोश करने में नाकाम है। మైపాల్ రెడ్డిని తిట్టిండ్రట అని వచ్చింది ఆమె। कुंवर अमीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर में कशीदगी देखी गई, जहां की विजय बसी उम्मीदवार की शब बीएसपी की इंतखाबी तशहीरी मुहिम मुनक़िद की गई। इसी दौरान जोरदार आवाज के साथ रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस की तशहीरी गाड़ी पहुंची, जिस पर बीएसपी के कारकुनों ने एतराज किया। दोनों जमातों में झगड़ा हुआ, जिसने तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली और दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल हो गई। इस सूरत हाल पर पुलिस ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए दोनों जमातों के ग्रुप्स के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। बीएसपी के सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने बीआरएस की गाड़ी की आवाज को कम करने का मुतालिबे पर तवज्जो न देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बीआरएस के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कागजनगर पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि 17 नवंबर को बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जारी करेंगे और वो उसी दिन रियासत के 4 मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में मुनक्किद होने वाले बीजेपी के जलसों में शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह नलगुंडा, वरंगल, गदवाल और राजेंद्र नगर में मुनक्किद शुदनी बीजेपी के जलसों में शिरकत करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि किसी भी सूरत में बीजेपी इख्तिदार में आने वाली है, क्योंकि रियासत के अवाम बदुनवान केसीआर हुकूमत को घर भेजने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इख्तिदार में आना दिन में ख्वाब देखने के बराबर है। ఫ్యామిలీ పార్టీ వేరు, పర్సన్ వేరు। ఫ్యామిలీ పార్టీ అంటే ఈ పార్టీ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? ఈరోజు నేను ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా, మీరు చెప్పగలుగుతారా రోడ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవడు? ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? నా తర్వాత తెలంగాణ శాఖ ఎవరవుతారు? మీరు కూడా కావచ్చు, ఎవరైనా జర్నలిస్ట్ నుంచి కూడా ఎవరైనా ఈ వేదిక మీద ఇంకెవరైనా కావచ్చు। ఎవరు మా పార్టీ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ గా నడ్డా గారు ఉన్నారు, ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఇతడు చెప్పగలుగుతారా భూమి మీద? ఎవరైనా సరే నేను కాంగ్రెస్ నేను చెప్తాను, ఈరోజు సోనియా గాంధీ ప్రెసిడెంట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు చెప్తా। సోనియా గాంధీ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ తర్వాత ఒకవేళ రాహుల్ గాంధీకి పెళ్లి అయితే ఆయన కొడుకు, పెళ్లి కాకపోతే ఆమె పేరేంటో, ఆమె పేరు ప్రియాంక గాంధీ కొడుకో బిడ్డ అవుతుంది, రాష్ట్రపతి। आंध्र प्रदेश के जिले एलूरू में पेश आए सड़क हादसे के बाद बाइक को लॉरी तकरीबन 20 किलोमीटर तक घसीट कर ले गई। यह हादसा जिले के कोयालागुडम इलाके में कल शब उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी।
हादसे के बाद बाइक को तकरीबन 20 किलोमीटर तक घसीटकर ले जाने के नतीजे में उस बाइक को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक कल शब बाज अफराद ने अपनी बाइक्स को कोयलगुड़म की कौमी शाहराह के होटल की सड़क के किनारे ठहराया। उसी वक्त एक तेज रफ्तार के साथ पहुंची लॉरी उन बाइक्स पर घुस पड़ी। इस हादसे में एक बाइक सवार मामूली जख्मी हो गया। तेज रफ्तार लॉरी वहां रखी बाइक्स में से एक बाइक को घसीटकर तकरीबन 20 किलोमीटर तक ले गई। कोयलगुड़म पुलिस की इत्तला पर मशरकी गोदावरी जिले की देवरपल्ली पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा किया और कोयलगुड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ देवरपल्ली डायमंड जंक्शन के करीब लॉरी को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली गई और लॉरी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली के दिन सुबह 4 बजे एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल धंस गई जिसमें 40 मजदूर फंस गए। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मा कमल और यमुनेत्री नेशनल हाईवे पर इसके बीच बनाया जा रहा है। वहां फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा लोग 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सभी मजदूर महफूज हैं। उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए उनसे राब्ता किया गया है। खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पीर को एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि मलबा हटाने के दौरान टनल के ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिर रहे हैं। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द उन सभी वर्कर्स को रेस्क्यू कर लिया जाए। गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूंकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहां पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसमें तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो वहाँ मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जैसे। अब बात गाजा की। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पीर के रोज गाजा में मजीद 2 फौजियों की मौत की खबर दी है। उन्होंने के बाद 27 अक्टूबर से इजरायली फौज के जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से अब तक हलाक होने वाली इजरायली फौजियों की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। आईडीएफ ने दोनों फौजियों की शिनाख्त भी कर ली है। इजरायली फौज का कहना है कि वो आईडीएफ के स्पेशल कमांडो ब्रिगेड यूनिट से वाबस्ता थे और गाजा पट्टी के अंदर हमास जंगों के साथ जंग के दरमियान मारे गए। गाजा में जारी जमीनी ऑपरेशन के हिस्से की शक्ल में इजरायली फौज पहले ही गाजा के मरकज तक पहुंच चुकी है और शोरिश पसंद तंजीम के कमांड सेंटर समेत हमास के कई कंट्रोल सेंटर्स पर कब्जा करने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि हमास ने जेर जमीन कई सुरंगें तैयार की हैं और उन सुरंगों का नेटवर्क आईडीएफ के लिए एक बड़ा रखना साबित हुआ है। इजरायली फौज के मुताबिक गाजा पट्टी में उन सुरंगों की तादाद तकरीबन 1300 है। गाजा में जारी इजरायली हमले के दरमियान एक बार फिर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मुतासरीन के हक में आवाज बुलंद की है। उन्होंने इजरायली फौज की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए फौरन जंगबंदी की अपील भी की। साथ ही उन्होंने इशारतन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली फौज की कार्रवाई की ये हिमायत कर रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक पोस्ट किया जिसमें गाजा पट्टी में बच्चों की लगातार हो रही हलाकतों पर फिक्र का इजहार किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि कितना काबिल मजम्मत और अफसोसनाक वाकया है। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं जिनमें से तकरीबन निस्फ बच्चे हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।